ममता बनर्जी दूसरे राउंड के बाद भी भवानीपुर से पीछे चल रही हैं। भवानीपुर में ममता बनर्जी फिर से पीछे हो गई है 1558 वोटों से। शुभेंदु अधिकारी आगे हो गए। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों जगह आगे चल रहे हैं और लगातार दूसरे चुनाव में ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से अपनी एक सीट पर पीछे हो गई। 1558 वोट से हैं, लेकिन फिर भी टीएमसी भी हार रही है, ममता बनर्जी भी पीछे चल रही है भवानीपुर से। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए पश्चिम बंगाल में बदलाव की बयार बह रही है। चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं मानक, उसके हिसाब से 100 सीटों में बीजेपी 63 और तृणमूल कांग्रेस 37। बहुत का अंतर है। अब जबकि 2.5 घंटे से ज्यादा की काउंटिंग हो चुकी है, तो ऐसे में आप ये नहीं कह सकते हैं कि बीजेपी सिर्फ फ्लूक पे चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी का कोई जनाधार ऐसा नहीं था और तृणमूल का बहुत बड़ा जनाधार था, वो जीतने वाले। ये इस बात से अब रिकंसाइल करना पड़ेगा उन तमाम लोगों को जो ये मान रहे थे कि बीजेपी वहां चुनाव नहीं जीत सकती। बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन के शर्मा जो ये बात, जिस बात पे गुस्सा गए, वो समझ में नहीं आता। उनके कई बड़े नेता ये कह चुके हैं कि मुस्लिम उनको वोट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि एक काउंटर पोलराइजेशन होता है, जो कि बंगाल में हुआ होगा। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि टीएमसी की वहां एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसने एक ऐसा माहौल बनाया कि ममता बनर्जी को जाना चाहिए। अगर इन फिगर्स में सच्चाई है, अभी तक के हिसाब से अगर ये ट्रेंड जारी रहता है, तो ममता बनर्जी के खिलाफ एक अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसका फायदा विपक्षी दल ने उठाया। और वो इस तरीके से उठाया कि मुस्लिम उनके लिए अगर वोट कर रहे हैं, तो हिंदुओं का एक बड़ा वर्ग बीजेपी के लिए वोट करे। ये बड़ा ऑब्वियस है। मैं तो लार्जर पिक्चर की बात करूं। बोलिए। अगर ये नतीजे आते हैं जो अभी हम देख रहे हैं 4 और 5 राज्यों में, तो हम लोग जो कांग्रेस को लेकर भविष्यवाणी कर रहे थे, कांग्रेस की तो इसलिए मजबूत हो जाएगी। केरल में अगर सरकार बनाती है 94-95 सीटों से साथ, बंगाल में उसे कोई स्टेक नहीं था, आसाम हार भी जाती है, समझे, तो जो खतरा उसकी लीडरशिप को था इंडिया गठबंधन में, वो फिर बच जाएगी। क्योंकि ममता बनर्जी तो इस हार गई, चुनौती देने की स्थिति में रहेंगी नहीं, तो उनको डीएमके हार गया, स्टालिन भी चुनौती देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो ये भी तो एक सिनेरियो डिस्कस करना चाहिए हमको कि ये भी सिनेरियो विपक्ष की राजनीति का नेशनल पार्टी के लिए। विजय जी, इससे दुर्भाग्यजनक स्थिति और क्या हो सकती है कि बंगाल में उसका कोई से नहीं है, पहले कहा था उसका कोई से नहीं है। बंगाल में तो पिछले 25 साल से नहीं है। वही मैं कह रहा हूं। तो टीएम मैं तो इस चुनाव की बात कर रहा हूं, भी नहीं है। मैं तो इस चुनाव की बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए केरल भी हार जाती तो उसकी स्थिति होती जो हम लोग बात कर रहे थे कि ममता बनर्जी जीत जाती। ये बुरी स्थिति में अच्छी स्थिति मतलब इस एनालिसिस से हम ये कोशिश करेंगे कि हार में भी हम कांग्रेस पार्टी की कहीं जीत सिल्वर लाइनिंग देख रहे हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी के लिए राहत की इस खबर क्या आ रही है? राहत तो इसलिए राहत है ना कि अकेले वो केरल में चुनाव लड़ी है। असम कांग्रेस ने चुनाव से पहले गिव अप कर दिया था, मैं बता रहा हूं आपको। तो वो अच्छी बात नहीं है ना, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन आप वो उस स्थिति से आप सोचिए ना कि ममता बनर्जी विनर होकर आती, कांग्रेस केरल में लूज कर जाती, पर जो तो बात पहले उसकी जो लीडरशिप को जो चैलेंज होता, मैं खाली ये बात हेमंता बिस्वा आगे। अच्छा विजय जी, अब मैं ये कह रहा हूं इस पे एक एनालिसिस और ये भी होना चाहिए विजय जी, जो अक्सर होता भी है और आज भी दिन भर होगा। अगर बंगाल बीजेपी जीत जाती है तो असम बीजेपी लगातार तीसरी बार जीत रही है। जो बीजेपी लगातार ये कहती है कि हम अपनी सरकार रिपीट करवाते हैं, एंटी इनकम्बेंसी चीज जैसी चीज हमारे लिए नहीं होती। सरकारें रिपीट बीजेपी की होती हैं और ये सच भी है, फैक्ट भी है। 2/3 देश पर आज बीजेपी का राज है, एनडीए का राज है। बंगाल में बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाती है ममता बनर्जी का और वहां सरकार बना लेती है। तो ये बीजेपी की एक बड़ी जीत हो गई। अगर एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी पे भी हम ध्यान देंगे तो विजय जी, इसका मतलब पुदुचेरी में सरकार रिपीट, असम में सरकार रिपीट और पश्चिम बंगाल में एक सरकार बीजेपी बना रही है। बिल्कुल बना रही है, अच्छे से रिपीट हो रही है। असम में तो पहले से ज्यादा बहुमत से हो रही है। इसको आप यदि पिछले 10 साल के चुनावों को देखें तो बीजेपी प्रो इनकम्बेंसी के साथ ही चल रहे हैं। मैं बार बार ये सवाल खड़ा करता हूं कि जब हम एंटी इनकम्बेंसी की बात करते हैं तो इसको थोड़ा सा कंपेयर कीजिए कि बीजेपी की सरकारें लगातार रिपीट हो रही हैं ज्यादातर राज्यों में। राजस्थान के शर्मा को ले आइए स्क्रीन पर। लगातार रिपीट हो रही हैं और जो दूसरी सरकारें हैं, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट्स हैं, वो तुरंत बहुत जल्दी एंटी इनकम्बेंसी पे आ जाती हैं। तो क्या सरकारों को चलाने के तरीके में कोई एक बड़ा फर्क है? और जैसे आप यदि बंगाल को तो और देख लीजिए, बंगाल की हिस्ट्री देख लीजिए कि बंगाल में 35 साल करीब 30 साल रही कांग्रेस, 35 साल, और 30 साल रही 34 साल लेफ्ट, 34 साल रही लेफ्ट, और 15 साल रही है ममता।
तो जो पार्टी वैसे ही हर राज्य में प्रो इनकम्बेंसी के साथ चलती है, तो बंगाल में तो फिर बीजेपी के लिए अब सोच लीजिए कि नया युग पश्चिम बंगाल में शुरू हो गया भगवा राजनीति का। अब ममता जी कितना रहेंगी, क्योंकि वो एक सिंगल पार्टी के लीडर के तौर पर हैं, तो क्या टीएमसी उतनी मजबूत तरीके से रह पाएगी? और कांग्रेस और BJP के बारे में तो ये कहा जाता है जहां एक बार आ जाती है, हाँ, तो वही तो वहां से आसानी से जाती नहीं। नहीं, और बंगाल की हिस्ट्री है, बंगाल में तो जो पार्टी आ गई वही 30 साल 20 साल चल रही, ममता जी 15 साल चल रही, तो फिर बीजेपी के लिए ये लंबा युग भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में मिल जाता है। और जो प्रधानमंत्री जी ने शायद कहा था कि अंग बंग और कलिंग, तो वो जो है अंग बंग और कलिंग जो है वो पूरी तरह से सपना पूरा सपना वहां पर हो गया, अंग हो चुका है, कलिंग हो चुका है, बंग रह गया था, बंग भी हो गया। तो वो पूरा का पूरा, और खासतौर से पूर्वी भारत जो है, उत्तर भारत के बाद पूर्वी भारत की अब कोई जगह वहां पर नहीं बची। हाँ, जो मैं वही भारतीय जनता आज सुबह में मैप फिर से देख रहा था विजय जी। हिंदुस्तान का नक्शा आप देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी है, एनडीए है, नागालैंड में एनडीए है, मणिपुर में एनडीए है, असम में एनडीए है, मेघालय में एनडीए है, सिक्किम में एनडीए, त्रिपुरा में एनडीए, सिर्फ एक मिजोरम है जहां पर एनडीए नहीं। हाँ, नहीं, नॉर्थ ईस्ट का एक कैरेक्टर ये रहा है माना कि वो सेंटर की गवर्नमेंट जो होती है उसके साथ जाती है। बहुत दिन तक कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी और वहां लगातार कांग्रेस की सरकारें थी, या जो वहां की रीजनल पार्टी थी वो कांग्रेस के साथ उसका अलायंस था। फिर वो नाराज हो जाएंगे। अब पश्चिम बंगाल में तो लंबे समय तक नॉन बीजेपी, नॉर्थ ईस्ट की बात, मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूँ, पूर्वोत्तर की बात कर रहा हूँ। आपने बंगाल राजीव रंजन को लाइए जरा। राजीव, ये 161 और 114 जो इस समय दिख रहा है, इसे आप कैसे एनालाइज करेंगे? ये एक तरफा कहा जाएगा या डिसाइसिव कहा जाएगा? इसे कैसे आप एनालाइज करेंगे? देखिए, बहुमत के आंकड़े से भारतीय जनता पार्टी आगे जा रही है अभी। अब तो 3 घंटे होने को हैं। तो बहुमत के आंकड़े से तो आगे है, तो ये तो डिसाइसिव है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो 180 और ये जो एग्जिट पोल कुछ दिए थे 190, 185। मुझे लगता है ये वाला फिगर से बहुत ज्यादा आगे अब नहीं जाएंगे। 160, 165 पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, अभी सर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप देखिए जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है उसके हिसाब से ज्यादातर जगहों पर, लेकिन 48% वोट बहुत होता है, बहुत बड़ा वोट है। 1 या 2 राउंड तक की गिनती हुई है। लेकिन मैं मान के चलता हूं जो अभी तक आया यही आगे जाएगा, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा और क्या होगा। तो जो हम 3-4 दिन से यहां चर्चा कर रहे थे विनोद जी, विजय जी, हम ये कह रहे थे अगर बीजेपी जीती तो कुछ लोग ये कहते हैं, उनका ये मानना है, आप भी राजीव उस डिबेट में शामिल थे, न्यूज़रूम में डिबेट कर रहे थे कि आमने सामने की टक्कर में बड़ी जीत होती है, बड़ी होती है, कुछ जगह हमने देखी है। लेकिन मैं लगातार ये कह रहा था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। आमने सामने की टक्कर में भी क्लोज नतीजे, विनोद जी और हम यही कह रहे थे, आ सकते हैं। तो इसे क्लोज आप नतीजा कहेंगे या वो कहेंगे जो नहीं, मैं अभी भी मानता हूं कि जो जीतेगा वो कम से कम 70-80 सीटों के मार्जिन से जीतेगा। और बीजेपी अभी देख लीजिए आप 51 सीटों हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तब भी मैंने कहा था कि एक बड़े बहुमत के साथ जीतेगी अगर बीजेपी वहां पर जीतती है। तो बड़े बहुमत की परिभाषा विजय जी बदल चुकी है जब से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। लेकिन बड़े बहुमत का मतलब होता है जो आपको मेजोरिटी नंबर चाहिए, उससे बहुत आगे आप कितना आगे, वही तो कह रहा हूं, वो तो खैर ठीक है, वो लिमिट अब खत्म होगी। पहले जैसे राजीव भी कह रहे हैं कि 70, अब ये 50 सीटों का फर्क तो आप अभी यहाँ देख ही रहे हैं ना, तो ये डिसाइसिव हो गया ना। एक बराबर ये होता है कि भाई 5 सीटों 10 सीटों का फर्क रहा, 140 पर वो आ गए, 130 पर वो आए, तो वो वाला फर्क वहां पर नहीं है। देखिए, इसको आप क्लोज, अभी जो आंकड़े हैं 113, 162, तो 50 सीटों का इसको फर्क आप एक क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं कह सकते। हाँ, वही कह रहा हूँ, ये भी क्लोज कॉन्टेस्ट तब होता है जब वो 140 के आसपास 145 हो। पर क्या ये प्रचंड बड़ा बहुमत कहा जाएगा, प्रचंड बहुमत कहा जाएगा? 165 का प्रचंड तो कहा जाता है 200 के पार जब पहुंचे, जैसे बिहार में मान लीजिए आप मान सकते हैं, या पिछली बार वो प्रचंड को अलग तरीके से कैसे। अब जरा हमारा एआई वीडियो देखते रहिएगा, देखिए कैसे हमने हाथियों पर बिठाया है राहुल गांधी को, हिमंता बिस्वा शर्मा को। ये आपने नहीं बिठाया, जनता ने बिठा दिया है। हाँ, जनता ने वोट से बिठा दिया। एआई भी जनता को समझ गई। टेलीविजन वालों को बहुत मुगालता कि हम बिठा देते हैं, नहीं बिठाती है। नहीं, वो वोट तो देखिए जनता ही देती है। ये एआई वीडियो में हमने बिठा दिया। हमने जनता के जो जनादेश है, जो उन्होंने वोट डालकर फैसला दिया है, उसको हमने सिर्फ स्क्रीन पर उकेरने की कोशिश की है।